हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेनली जो क्वेश्चंस अभी हमारा डिस्कशंस चल रहा है एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस में, अभी हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस चल रहा है, या आप ये समझ लीजिए कि जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स में, तो हम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक वाइज और सीरीज वाइज डिवाइडेड कर रखा है। जैसे कि पहला जो यूनिट था हमने, या जो आप ऐसा कह लीजिए कि जो पहला सीरीज हमने कंप्लीट किया था एमसीक्यू का, जिसमें हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के डिस्कस किए थे, तो वो हिस्ट्री का हमने डिस्कस किया था। हिस्ट्री के बाद अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है, तो पॉलिटी के अंदर हम जो टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ चलेगा जुडिशरी एंड लीगल राइट। ऑलरेडी हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल राइट कंप्लीट कर लिया है, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी भी कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम जुडिशरी एंड लीगल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आप ये समझ लीजिए कि जो एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही थी, आज हमारा 23 लेक्चर रहेगा ऑल ओवर, यानी कि 23 लेक्चर में ये दोनों टॉपिक हमने क्या कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है। जब हमारा तीसरा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम उसके बाद जुडिशरी एंड लीगल राइट कंप्लीट करेंगे। और जब हमारा इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, तो इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या है, यूनिट बाय यूनिट डिवाइडेड है। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री में हमने एशियन हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस की बात करते हैं, तो ये एक तरीके से आपको क्या करता है, गाइडेंस देने का काम करता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस निकाल करके पूछता है। पहला काम तो ये करता है। दूसरे इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो दूसरा इंपॉर्टेंस आपको ये पता करने में करता है कि जो सिलेबस इतना लेंदी है, इतने लेंदी सिलेबस में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा निकालें जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप किसी भी अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट का अगर आप इंटरव्यू देखो और या स्ट्रेटेजी देखो कि वो किस पैटर्न पे सिविल सर्विस की प्रिपरेशंस कर रहे थे, और कम ड्यूरेशन में भी क्या उन्होंने अगर एग्जाम क्वालिफाई किया है, एग्जाम क्रैक किया है, तो इसकी जो मेन स्ट्रेटेजी रहती है वो मोस्टली कैंडिडेट की ऐसी रहती है। वो क्या करते हैं, पहले सिलेबस एनालाइज करते हैं। सिलेबस एनालाइज करने के बाद वो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मिनिमम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप एनालाइज करते हो, तब आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में आखिर क्वेश्चंस पूछे किस पैटर्न पे जाते हैं, किस कॉन्सेप्ट्स पे, ये कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस एक हमारी कंट्री का ऐसा एग्जाम है जो कि रटे रटायों पे काम नहीं करता। मेन काम करता है वो कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, कि आपका कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा क्लियर है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, वो इसी सब चीज के लिए क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंस माना जाता है। या आप किसी से भी गाइडेंस ले लीजिए, तो पहला जो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, वो यही देगा कि आपको पहले सिलेबस एनालाइज करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करना है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, हर वीक सैटरडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस करते हैं। क्योंकि हमारा सीरीज और यूनिट वाइज डिवाइडेड है। जैसे कि अभी 4 यूनिट डिवाइडेड है, मैंने बता दिया। पहला हिस्ट्री, दूसरा है इंडियन पॉलिटी जो भी चल रहा है। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी के बाद हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। एक चीज और फ्रेंड, क्लास 9th और 10th की इकोनॉमिक्स कंप्लीट की जा चुकी है। कुछ दिनों बाद हम जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडियन डेवलपमेंट है इकोनॉमिक्स की बुक, अब उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जो कि है लेक्चर 23। आज की वीडियो जो हम आप जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में, तो सबसे पहले आप अपना आंसर देखें कि आपका आंसर क्या है। जब स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चंस अपना आंसर एनालाइज या अपना आंसर लिखने के बाद या तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आपके पास पेन कॉपी लेके बैठे हैं, तो आप अपना आंसर उसमें भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद अपना आंसर देखें कि आपका आंसर क्या सही है, कितना सही है और कितने गलत है। इससे आपको ये भी एनालाइज हो जाएगा आपको कहाँ पे रिवीजन करने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे फोकस करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है।
तो एक तरीके से आपकी गाइडेंस के लिए ही वीडियो रहने वाली है। तो होपफुली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यानी कि होपफुल है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कस। मेनली आज हम 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट है रिगार्डिंग लोकसभा। तो लोकसभा के रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस में आपको यह एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस करेक्ट में पूछ रहा है या इनकरेक्ट में पूछ रहा है। आप में से किसी कैंडिडेट जिन कैंडिडेट ने भी अगर 2022 में अगर एग्जाम दिया होगा तो उसमें ऑप्शंस का पैटर्न कुछ एलिमिनेशन मेथड को हटा करके किस पैटर्न पे डाल दिया गया है, पीरियड के पैटर्न पे डाल दिया। तो आप इसको पीरियड के पैटर्न में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 1 पेयर आर करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर आर करेक्ट और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। तो आप पेयर के हिसाब से भी क्या है अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, एक मिनट पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो पहला लोकसभा था उसमें सिंगल लार्जेस्ट जो पार्टी थी वो थी अपोजिशन में कौन सी, तो स्वतंत्रता पार्टी। दूसरा कहता है इन लोकसभा जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो रिऑर्गेनाइज्ड किया जाता है किसके लिए, फर्स्ट टाइम रिऑर्गेनाइज्ड किया गया था वो 1969 में किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि लोकसभा में यदि कोई पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम 75 मेंबर्स, यानी कि किसी भी पार्टी के अंदर कम से कम अगर 75 मेंबर्स नहीं होते हैं तो जो लीडर्स होते हैं कैन नॉट बी रिऑर्गेनाइज एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो उन्हें अपोजिशंस के लीडर के रूप में रिऑर्गेनाइज्ड नहीं किया जाता। अब इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 2 and 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला और तीसरा इनकरेक्ट है। देखिए अगर इसके हिसाब से देखिए ऑप्शन बी मिल जाएगा और अगर आप पीरियड के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही पेयर क्या है, सही है। अब देखिए अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो देखिए जो रिजल्ट परिणाम के स्वरूप देखते हैं, जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था डिड नॉट अ सरप्राइज एनीवन कि कांग्रेस पार्टी क्या है जीत के आई थी कितनी सीट, तो 364 सीट जीत के आई थी, कितने में से 489 सीट्स, जो कि पहला लोकसभा था। फिनिश करते हैं कि इसके हेडेड ऑफ एनी अदर चैलेंज, बिना किसी चैलेंजेस को फेस किए हुए। अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं ऑफ इंडिया डेट कम अ नेक्स्ट टर्म सीट ओनली, सिर्फ कितना जीता था उनके द्वारा 16 सीट ही जीता था। रिमेनिंग अगर बात करते हैं ऑप्शन बी एंड सी में, तो दोनों में क्या है स्टेटमेंट जो 2 है वो क्या बैठता है, वी हैव अ एक्सेप्ट। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करने से वो क्या बन जाता है, ट्रू बन जाता है, सही बन जाता है। नो नीड टू वेस्ट, अगर हम टाइम वेस्ट नहीं करते तो ये प्रूफ है कि यानी कि नन द लेस ऑफ सेनेट द क्यूरियोसिटी इट वाज द राम सभा से, यानी कि राम सुभाग सिंह who become the first leader oppositions in the लोकसभा in 1969। यानी कि देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो राम सुभाग सिंह थे वो हमारे देश की क्या बने थे, पहले लीडर लोकसभा के अपोजिशंस लीडर बने थे। और ये रेफरेंस आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी देखने को मिलेगा, मतलब ये न्यूज़पेपर में, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कहाँ से निकल के आया था, कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड था। देखिए ईच हाउस, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो दोनों हाउस है, यानी कि दोनों हाउस राज्यसभा और लोकसभा, तो लीडर ऑफ जो अपोजिशन है वो क्या है देखने को मिलेगा। और जो लीडर ऑफ दी जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जो भी हाउस के रहते हैं तो उनको रिऑर्गेनाइज कर दिया जाता है किस रूप में, एक लीडर ऑफ अपोजिशन के
रूप में मैक्सिमम, देखिए वहां पे मिनिमम था, यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा में होनी चाहिए वो फिक्स है कितना, 552, और मिनिमम इसका होना चाहिए 10%। तो डज नॉट अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो 75 यानी कि 75 इन एनी केस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अगर एक्सप्लेनेशन देख लो तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो सिर्फ और सिर्फ दूसरा आंसर निकल के आएगा, बल्कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2011 में आपको प्रीलिम के सेट डी में देखने को मिलेगा। इसमें ये पूछा जा रहा है कि हमारे कंट्री के हमारे देश का जो संसद है, पार्लियामेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि भारतीय संसद की संसदीय जो समिति है, कौन सी जो संसदीय समिति है वो जांच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि क्या विनिमय का मतलब होता है कि जो रेगुलेशंस है, रूल्स है, सब रूल्स है या बाय रूल्स है, यानी कि आप वो नियम, कानून, उपकानून आदि बनाने की शक्तियां संविधान के द्वारा क्या है, प्रदान की गई है, प्रदत्त है या प्रत्यायोजित की गई है। क्या ऐसे प्रतिनिधिमंडल के दायरे में कार्यपालिका द्वारा संसद में समुचित प्रयोग किया जा रहा है, ये पूछा गया था 2018 में। तो ऑप्शन है कमेटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस एश्योरेंस, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी था रूल्स कमेटी, ऑप्शन डी था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखिए अगर बात करते हैं कि जो कमेटी है गवर्नमेंट इंश्योरेंस, तो वो चेक करने का काम करती है जो भी इंश्योरेंस है, प्रोमिसेस या हम अंडरटेकिंग बाय जो मिनिस्टर्स रहते हैं फ्रॉम द टाइम टू टाइम, समय पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, एंड रिपोर्ट जो होता है वो आपको किधर देखने को मिलेगा, एक्सटेंट ऑफ विच दे हैव बीन कैरिड थ्रू इन द लोकसभा इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर and in the Rajya Sabha it consists 10 member. It was a constitute in 1953। मतलब देखिए सरकारी आश्वासन पर बात करते हैं तो सरकारी आश्वासन पर जो समिति है सदन के पटल पर समय समय पर जो मंत्रियों के द्वारा दिए गए आश्वासनों, वादे, वचनों की जांच करती है और रिपोर्ट करती है उनमें किस हद तक पूरा किया गया है। लोकसभा के इसमें 15 सदस्य देखने को मिलेंगे, राज्यसभा के इसमें आपको 10 सदस्य देखने को मिलेगा। कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस की बात करते तो वो एग्जामाइन करता है और रिपोर्ट जो होता है हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशंस का पावर आपको देखने को मिलेगा। रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बाय लॉज डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट और कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ टू द एग्जीक्यूटिव। तो ये पावर आपको किसके पास देखने को मिलेगा, कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट के पास देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें बात करते हैं तो राज्यसभा, इसमें आपको दोनों हाउसेस के मेंबर देखने को मिलेगा, कमेटी के तो 15 मेंबर्स जो देखने को मिल जाएगा। तो इसको जो कंस्टिट्यूट किया गया था वो 1953 में किया गया था। मतलब इसमें देखिए इस समिति के दोनों सदनों में कितने 15 सदस्य आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो इसके आगे भी एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिए। देखिए रूल्स कमेटी की बात करते हैं या आप नियम समिति की बात करते हैं तो सदन में जो प्रक्रिया ये जो कामकाज के संचालन और मामलों पर विचार वो करने का काम करती है और सदन के नियमों की आवश्यकता में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करने, परिवर्तन यानी कि एडिशंस ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस के बारे में आप देख सकते हैं। तो यानी कि परिवर्तन की सिफारिश करती है। लोकसभा समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य इसमें होते हैं और राज्यसभा इसके पदेन सभापति के 16 सदस्य इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, टाइम टेबल्स ऑफ द हाउसेस का हाउस का और जो अलाउड्स होते हैं टाइम फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड अदर जो बिजनेसेस होती हैं ब्राउट बिफोर द हाउस बाय द गवर्नमेंट, मतलब अन्य कार्यों के संचालन के लिए समय आवंटित करता है। और लोकसभा समिति के अध्यक्ष सहित इसमें आपको 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा
कि इसके पद से कितने आपको 11 मेंबर देखने को मिल जाएंगे इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। तो देखिए इसमें हमने अभी तीनों जो चार जो कमेटी है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो क्वेश्चंस निकल के आए ये सीधा सीधी पार्लियामेंट्री कमेटी से ही निकल करके आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग मनी बिल के। अब इनमें से देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट contains only provisions related to impositions, abolitions, remissions, alternations और regulations of any tax। मतलब क्या है देखिए, पहला ऑप्शन कहता है कि मनी बिल जो है किसी भी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि इसमें केवल किसी कर को यानी कि टैक्स को लगाने, समाप्त करने, छूट देने, परिवर्तन करने, विनिमय से संबंधित प्रावधान करती है तो वो किस में आएगा, मनी बिल में आएगा। बी कहता है, ऑप्शन बी है कि अ मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आर्सेनिक निधि की आवरिक्षा का प्रावधान है। तीसरा ऑप्शन कहता है अ मनी बिल इज कंकरेंट विद द अप्रोप्रिएशंस ऑफ मनी आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फंड ऑफ इंडिया, यानी कि धन विधेयक का जो संबंध है भारत की आसमिक निधि से धन के विनियोग से है। और चौथा स्टेट ऑप्शन कहता है कि जो मनी बिल्स है वो डील करता है रेगुलेशंस के साथ, जो पैसे लिए उधार लिए जाते हैं या जो गारंटीज दी जाती है किसी भी गारंटीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन चारों में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी में क्या है कि जो मनी बिल है वो कंकरेंट विद द एप्रोप्रिएशंस ऑफ मनी बिल आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फंड ऑफ इंडिया जो है ये आपका मनी बिल से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 110 में बात करते हैं जो बिल है, यानी कि बिल क्या है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा यदि उसमें किसी भी प्रकार का कर को लगाने, समाप्त करने, छूट देने या परिवर्तन करने या विनिमय से संबंधित जो भी प्रावधान उसमें शामिल होगा। अनुच्छेद सी की बात करते हैं तो जो ऑप्शन सी है तो भारत की जो समेकित निधि या आसमिकता निधि की अभिरक्षा ऐसे किसी भी निधि से धन का भुगतान या धन की निकासी से। अगर हम अनुच्छेद जी की बात करते हैं तो इसमें जो भी मैटर होते हैं, यानी कि मैटर जो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि एनी मैटर इंसिडेंटल और एनी मैटर ऑफ स्पेसिफाइड, जो सब क्लॉसेस होते हैं ए और एफ, वो डिपेंड करते हैं किस पे, कि उस पे क्या इंटरप्रेट रहेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, सी। अगर आप ऑफिशियल नोट की बात करो कि यूपीएससी के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर रिलीज किया गया था तो वो भी ऑप्शन सी ही किया गया था। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया विद द रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके इलेक्शंस के रिगार्डिंग में आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब दो स्टेटमेंट में से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी कि जितने भी जो एमएलए हैं उनके वोट का जो वैल्यू है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा, यानी कि लोकसभा के जो एमपीज होते हैं उनकी वोट की वैल्यू लोकसभा के एमपी के वोट से ज्यादा होता है, ये दूसरा स्टेटमेंट कहता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, यानी कि ना तो पहला ना ही दूसरा। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। देखिए पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, अगर हम वैल्यू ऑफ वन एमएलए की बात करते हैं तो वो 113 देखने को मिलेगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। वैल्यू ऑफ वन एमएलए की बात करते हैं वो बेस रहता है ऑन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी कि एक स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है
और टोटल एमएलए से क्या कर दिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक एमएलए की वैल्यू निकल के आती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि किसी एक स्टेट की जो आबादी है वो कितनी है, मान लीजिए मात्र 10,000 है, ठीक है, और जो टोटल एमएलए हैं वो कितने हैं, 10 हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के टाइम पे एक एमएलए की वैल्यू क्या होगी, जब इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो एक एमएलए की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 1000। तो इस तरीके से क्या है, एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है वो निकाली जाती है। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि जो राज्यसभा है, यानी कि यहाँ पे ये देखिए राज्यसभा के एमपी की वोट की वैल्यू से ज्यादा क्या होती है, लोकसभा के एमपी की की वैल्यू होती है। तो यहीं पे अगर आप देख लें तो जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें एमएलए की जो वैल्यूज होती है डिपेंड करती है वो पॉपुलेशन पे ऑफ द स्टेट कि उनकी वैल्यू कितनी होगी और वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। वहीं पे एमपी की बात करते तो वो सेम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस वजह से क्या है कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत बनता है। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, दूसरे में क्या स्पष्ट शब्दों में है कि और कई व्याख्याओं में भी खोला गया है कि जबकि एक विधेयक के वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है जहां वह रहता है। एक संसद के वोट का मूल्य 708 यानी कि 708 पर ही रहता है, इसलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो इसलिए राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ओनली ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पीकर के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट कहता है इसमें भी आपको करेक्ट ही बताना है। इसमें पूछा जा रहा है कि स्पीकर ऑफ जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी वैकेंट हिज और हर ऑफिस इफ ही सी केसेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। यानी कि इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य तब नहीं रहते हैं, तब नहीं रह जाता है, तो वह उसे अपना पद क्या है, खाली कर देना होगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जब भी विधानसभा भंग होती है यानी कि स्टेट असेंबली डिसॉल्व होती है तो अध्यक्ष को तत्काल अपना पद क्या है, छोड़ना पड़ेगा। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2 और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सा भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए ही इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है। एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट रुकना, एक मिनट। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन ए ही देखने को मिलेगा। देखिए बात करते कैसे, ऑप्शन ए जो है वो बात करते इलेक्ट ऑफ दी जो असेंबली होता है इट्स सेल्फ फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर। यानी कि देखिए
हमारा जो पहला विकल्प है वो अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के द्वारा अपने सदस्यों से ही किया जाता है। आमतौर पर अगर हम स्पीकर की बात करते हैं तो उनकी जो जीवन काल के दौरान पद पर बना रहता है। हालांकि वो निम्नलिखित 3 मामलों में से किसी एक पहले अपना कार्यकाल खाली कर देते हैं। पहला है यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। अगर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम आर्टिकल 179 की बात करते हैं जो कि प्रोवाइडेड करता है फर्दर डेट कि असेंबली जब डिसॉल्व होती है तो स्पीकर सेल नॉट अ वैकेंट, यानी कि जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो उस टाइम पे स्पीकर की वैकेंसी खाली नहीं होगी। तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट वहीं पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये बात किस में रखी गई है, आर्टिकल 179 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपके पास 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट में कहता है कि किसी भी राज्य के गवर्नर के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान पे किसी भी अदालत में उन पर कोई भी आपराधिक यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस नहीं चलाया जा सकता है, शुरू नहीं किया जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी स्टेट के गवर्नर की बात करते हैं तो जो डिमिसाइज्ड यानी कि परिलवाधियां और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो इन 2 स्टेटमेंट में से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। अब देखिए एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। तो गवर्नर एंजॉय करता है एक पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल लायबिलिटी ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि जब गवर्नर कार्यकाल पे रहता है, अपने टाइम पीरियड पे रहता है, तो उसको किसी भी कोर्ट पे उस पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाए जा सकते हैं। और देखिए अगर हम बात करते हैं इम्यू फ्रॉम, जब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर निकल के आता है वो दोनों ही स्टेटमेंट सही निकल के आता है। अगला देखते हैं, ये भी 2018 में पूछा गया था। देखिए यदि भारत के जो राष्ट्रपति हैं एक्सरसाइज हिज पावर इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 360, ये आपसे इमरजेंसी के टाइम पे पूछ रहा है। इसमें ये पूछ रही है यदि भारत का राष्ट्रपति किसी भी विशेष राज्य से संबंधित में संविधान के अनुच्छेद के तहत आर्टिकल 356 के तहत जो प्रावधान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो किसमें, तो यानी कि जब आर्टिकल किसी भी स्टेट में आर्टिकल 356 इम्पोज होता है तो इसमें 4 स्टेटमेंट में बताया कि कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। जैसे कि पहला कहता है कि स्टेट की जो असेंबली होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा कहता है कि जो पावर ऑफ लेजिस्लेचर है स्टेट के अंदर शैल बी एक्सराइबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि उस राज्य के विधानमंडल की जो भी शक्ति है संसद के द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग की जाएगी। ऑप्शन सी कहता है आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा स्टेट के अंदर। और ऑप्शन डी कहता है कि प्रेसिडेंट कैन मेक, यानी कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कानून बना सकता है रिलेटेड स्टेट के। अब आपको बताने इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि जब किसी भी स्टेट के अंदर में क्या होता है, आर्टिकल 356 इम्प्लीमेंट होता है, इमरजेंसी इम्प्लीमेंट होती है, तो सारी अथॉरिटी किसके अंडर में आ जाती है, पार्लियामेंट के अंदर में आ जाती है। तो आर्टिकल 356 के तहत जब प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम्ड किया जाता है या आप कह लो इम्पोज किया जाता है तो वो डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि ये पावर रहती है प्रेसिडेंट पर। जो स्टेट लेजिस्लेचर से एक्सरसाइज वो किसके अंदर आ जाती है, पार्लियामेंट के अंदर में आ जाते हैं। तो इसलिए जिसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जिसमें हमने 2018 के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है। यदि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी एडवाइस है तो आप वो सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि हमने इस वीडियो अब जो हमारी सीरीज चल रही है कि किस पैटर्न पे हम कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करें, उसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिए।
देखिए सबसे पहले हमने एनसीईआरटी की बात करी थी, तो एनसीईआरटी में हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उन सब की वीडियो आपको क्या प्लेलिस्ट पे अपलोडेड देखने को मिल जाएगा। अभी हम इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं जो कि था 9 से लेकर के 12 तक, तो उसमें से इकोनॉमिक्स जो है 9th एंड तो 10th का कंप्लीट किया जा चुका है, तो वो भी वीडियो प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद देखिए एम लक्ष्मीकांत की बात करते हैं जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड बुक है। तो एम लक्ष्मीकांत में अभी हमारा जो पार्ट चल रहा है वो 8th पार्ट चल रहा है, जो कि हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि चैप्टर 53 तक कंप्लीट आपका एम लक्ष्मीकांत हो चुका है। सॉरी, चैप्टर 54 तक आपका क्या है, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है जो कि यूनिट वाइज डिवाइडेड है, तो इसमें हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री में हमने एशियन कंप्लीट कर लिया है, मिडिवल कंप्लीट कर लिया है, मॉडर्न कर लिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री कंप्लीट हमने कर ली है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है, तो पॉलिटी में हमने कॉन्स्टिट्यूशंस कंप्लीट कर लिया, पंचायती राज पब्लिक पॉलिसी कर लिया। अभी हमारा क्या जो सीरीज चल रहा है वो मैंने बता दिया था कि अभी कौन सा हमारा भी सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।